कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर आए तो आपका बहुत दिल से स्वागत है। धन्यवाद है आप लोगों का बहुत ज़्यादा कि आप लोग जो है हमारे चैनल को देख रहे हैं। हमारे चैनल को आप जानते हैं। हमारे चैनल का जो नाम है मैथ्स एकेडमी है। और भी हमारे चैनल है, लेकिन ये चैनल सभी क्लासेस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो है क्लास 9 से स्टार्टिंग होगी। क्लास इसके अंदर 9th 10th 11th 12th और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन सब के जो है मैथमेटिक्स पढ़ाए जाएंगे। और सभी के सभी फ्री में हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं है। तो इसमें क्लास हम 11 का मैथ लेकर आए हैं। और ये चैप्टर आपके सामने है, यही सब इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे, बड़े प्यार से पढ़ाए जाएंगे। एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कराया जाएगा। एक्सरसाइज A to Z इसके अंदर मिलेगी। तो ये चैप्टरों के नाम हैं जो क्लास 11 एनसीईआरटी बुक के अंदर है। तो इसमें पहला जो चैप्टर है समुच्चय का है, ठीक है, समुच्चय सिद्धांत। दूसरा जो चैप्टर है इसमें सम्मद और फलन का है, ठीक है। ये सभी यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सब के लिए एनसीईआरटी सबसे पहले करनी होती है। एनसीईआरटी बुक आपकी 9th 10th 11th 12th इन सब के लिए, यह इन टेस्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनको सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, ये भी अच्छा चैप्टर है। फोर्थ इसके अंदर जो है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण है। ये भी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। रैखिक असमीकाएं हैं, ये वाला चैप्टर भी अच्छा है। और क्रम से संचय तो जरूर पूछा जाता है, एक दो सवाल जरूर यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर पूछे जाते हैं, तो इसका भी होना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द्विपद प्रमेय जिसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। आठवां जो चैप्टर है अनुक्रम और श्रेणी का है, यानी जिसके अंदर समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है, वो सब इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन भी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये 10वां चैप्टर है, इसमें शंकु परिच्छेद। इसके अंदर क्या आता है शंकु परिच्छेद में, एक तो पहुंच जाता है वही सर्कल, वृत्त आएगा, ठीक है। और आपका इसमें परवलय आएगा, परवलय, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर दीर्घ वृत्त आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के अंदर जो है अति परवलय आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के वीएस एनवीएस इन सब जॉब के लिए। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3D है। इसके अंदर जो है समतल होता है, समतल, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन इसी के अंदर पूछी जाती है, बात समझे। ये 3D के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीमा और अवकलज, इसमें लिमिट आएगी और आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। ये भी चैप्टर यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये स्टैटिक्स है, ये भी बहुत अच्छी है। और प्रोबेबिलिटी तो हर एक बार पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्लास 11 आपकी जो है कंपटीशन की जितनी भी टीचिंग लाइन की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक एक चैप्टर देखिएगा, ठीक है। तो यही चैप्टर हम इसके अंदर करेंगे और आज से इसकी शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ हम जो एक ऐसा चैप्टर यहाँ से उठाते हैं जो बड़ा ही आसान है और आपके समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर हम 4 को लेकर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 इसको देखिएगा। इसको ही हम जो है सबसे स्टार्टिंग में करते हैं और बड़े प्यार से इसको समझाते हैं। इसके अंदर जो है हम दूसरी बुक से भी क्वेश्चनों को उठाएंगे और एक्सरसाइज जो है वैसे एनसीईआरटी करेंगे, लेकिन मधुर गुप्ता से भी जो है क्वेश्चनों को उठाया जाएगा, ठीक है। सुधीर कुमार कुंडीर अलग अलग बुकें होती हैं, उन सब से इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे और एनसीईआरटी सबसे पहले, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी को हम पढ़ाने जा रहे हैं और बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या क्या होती है, द्विघातीय समीकरण क्या होती है। देखिए ये चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे।
द्विघातीय समीकरण क्या होती है, सम्मिश्र संख्या आपने पढ़ी नहीं है तो चलते हैं देखते हैं इसको कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिखते हैं x² + 1 और इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम मूल निकालें, ये द्विघातीय समीकरण है x² + 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x के लिए अगर हम हल करें, ठीक है, x² इक्वल टू -1, ये चीज़ आ जाएगी। और x बराबर क्या होगा भाई, -1 का अंडर रूट हो जाएगा प्लस और माइनस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस, सबसे पहले तो हमें पढ़ा ही नहीं कि -1 का अंडर रूट कुछ होता है, लेकिन ईलर एक वैज्ञानिक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने -1 के अंडर रूट का जो है ना मान बताया है, ठीक है। तो इसमें x बराबर हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, ये -1 होता है जो आइटा के बराबर होता है। आइलर एक गणितज्ञ भी है, उन्होंने ये चीज़ बताई है, उन्होंने ये चीज़ को सिद्ध किया है कि -1 का जो अंडर रूट होता है वो आइटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू आइटा आ जाएगा। आइटा कब आएगा, जब हम प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं। अगर हम ये वाली वैल्यू ले लें, ये कि x इक्वल टू माइनस और अंडर रूट में -1 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस आइटा। तो यहाँ पर जो ये द्विघातीय समीकरण दी हुई है ये वाली, इसके जो मूल होते हैं वे काल्पनिक होंगे, क्योंकि आइटा जो है काल्पनिक के लिए यूज होगी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो प्लस और माइनस आइटा के बराबर आई है। x का जो मान है प्लस का आइटा है और माइनस का आइटा है। तो इस तरह जो है यहाँ से जो है हमें कॉम्प्लेक्स संख्या प्राप्त होती है। ये कॉम्प्लेक्स ही संख्या है यहाँ पे, यानी सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को z से हम प्रदर्शित करते हैं। इसमें दो पार्ट लिखे रहते हैं, x प्लस आई वाई, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट, सही है। और ये क्या है इसमें, ये है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और आइटा क्या है, आइटा की जो वैल्यू होती है वही -1 अंडर रूट -1 के बराबर होती है। तो ये जेड है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्या होती है, सही है ना। तो यहाँ भी सम्मिश्र संख्या बनी है x इक्वल टू 0 प्लस आइटा इसके लिए, और x इक्वल टू 0 माइनस आइटा इसके लिए। तो ये भी कॉम्प्लेक्स संख्या ही है ये वाली पूरी, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या इस तरह हमको फाइंड होती है। इसको z से प्रदर्शित करते हैं। इसमें दो पोर्शन होते हैं, पहला इसमें रियल पार्ट होता है और दूसरा इसका इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आई होगी आप लोगों के। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं भाई फॉर्मूले को। जैसे ये है यहाँ पे, अभी हमें बताया कि जो आइटा होता है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें इधर से, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, करते हैं स्क्वायर इसका, तो इधर आइटा स्क्वायर हो जाएगा और इधर से -1 इसका हम वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी -1, ठीक है। जहाँ भी आइटा स्क्वायर होगा वहाँ पे -1 हम रखने वाले हैं। फिर इसकी पावर, पावर क्या, दोनों साइड में एक तो ये फॉर्मूला बना लीजिए, एक ये फॉर्मूला बना लीजिए। दोनों साइड में आइटा से गुणा कर देते, तो आइटा की 3 तो माइनस आइटा। जब भी आई की पावर 3 आएगी तो वहाँ माइनस आइटा आप रखोगे। 4 है इसके अंदर, इधर आइटा से गुणा कर दीजिए दोनों साइड में, आइटा की पावर 4 आएगा और इधर माइनस आइटा का स्क्वायर आएगा। इसकी वैल्यू पता है हमें, माइनस ये और -1 ये। तो आइटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। कि जहाँ भी आइटा की पावर 4 होगा वहाँ क्या रखना है, 1 आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। 1 आपको रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 5वां नंबर है, अगर हम ये कर दें कि आइटा की पावर 5, तो इधर क्या आएगा, आइटा आ जाएगा, सही है ना। आइटा की पावर 5 6 कर देते हैं।
आईटा की पावर 6 क्या आ जाएगा यहाँ, आईटा स्क्वायर। आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर हम यहाँ पे 7 आईटा की पावर कितनी कर दें, 7 कर दें तो ये माइनस आईटा आ जाएगी। 8 नंबर पर आईटा की पावर 8 कर दें तो माइनस आईटा स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू पता ही है हमें कि इसकी जो वैल्यू माइनस ये -1, ये आ जाएगा 1। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और एक बात ये है कि आईटा की पावर अगर 4 है या 4 का कोई भी गुणज है तो वहाँ पर वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखी जाएगी। आईटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है ना। अगर आईटा की पावर हम 16 कर दें तब भी वैल्यू 1 ही रहेगी। यहाँ पर 12 कर दें तब भी 1 ही रहेगी। आईटा की पावर अगर 20 कर दें तब भी 1 ही रहेगी, क्योंकि जो संख्या यहाँ पर आईटा की पावर में है अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो ये समझिए कि वहाँ पर 1 ही रखे जाएगा, 1 ही। ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है, उसको देखिएगा। क्या ये वाला एग्जाम्पल, आईटा प्लस आईटा स्क्वायर प्लस आईटा की 3 प्लस आईटा की पावर 4 प्लस आईटा की पावर 5, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, देखिए कैसे करनी है। आगे मत बढ़ाइए, इसी की वैल्यू हम निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ये आईटा आएगा यहाँ -1, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस आईटा, यहाँ पे +1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आईटा। सही है ना। माइनस आईटा 5 पावर हो गई ना। 1 2 3 4 5, 5 हुई। चलिए देखते हैं क्या आएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आईटा आ जाएगा। आईटा केवल आईटा प्लस का आएगा, क्योंकि आईटा की पावर 5 क्या होगा, आईटा 4 होगा, और आईटा ये आ जाए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 आईटा ही आ जाए। बात समझ में आ गई। हाँ ये है, अगर सम पावर आ रही है 1 2 3 4 यहाँ तक है, तब ये 0 जरूर हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यहाँ से हमें क्या लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ एक संख्या और बढ़ा दें, आईटा की पावर 6 कर दें, तब क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तब क्या आएगा, तब आईटा आ जाएगा, फिर ये इससे कैंसिल होकर तब ये चीज़ 0 हो जाएगा। ये सम संख्या आनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये सम संख्या आनी चाहिए, तब सही है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले हम निकालने वाले हैं। z = x + आईटा वाई है। इसका अगर हमें मापांक चाहिए, मापांक कैसे निकालेंगे। ठीक है, मापांक जिसको मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस, इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं z के ऊपर दो समांतर लाइन रखेंगे, x + आईटा वाई के ऊपर दो समांतर लाइन रखेंगे, और इसको ऐसे करते हैं, रियल पार्ट इसका वर्क करेंगे, प्लस का निशान देंगे। आई का जो गुणांक होगा वो इमेजिनरी पार्ट है, उसका उसका गुणांक लेंगे यहाँ पे, और पूरे का अंडर कर देंगे वर्क करने के बाद। ठीक है, इस तरह आप जो है मॉडुलस निकालोगे। एक्स का वर्ग हो गया प्लस वाई का वर्ग हो गया, और इसका अंडर निकल जाएगा मोड करने के बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये लिया z = 2 + 3 आईटा, इसका हमें क्या चाहिए, मोड, यानी इसका हमें चाहिए मापांक। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। 2 + 3 आईटा का कर देते हैं मापांक यहाँ पे। तो ये आ जाएगा, z का मोड करेंगे और इक्वल टू, यहाँ से इसका हल हो जाएगा 2 + 3 आईटा, और इसको लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आएगा, 4। ये आ जाएगा 9, और पूरे का अंडर, यानी 13 का अंडर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये सवाल हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मापांक निकालने का सवाल है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मापांक निकालना तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, नेक्स्ट में क्या है भाई,
जैसे एक फॉर्मूला ये है यहाँ पे जेड और जेड का कंजुगेट। चलिए जेड का संयुग्मी हम निकालते हैं, संयुग्मी। तो कैसे निकालेंगे, जेड के ऊपर बार लगा के इसका संयुग्मी निकल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जेड इक्वल टू हम ले रहे हैं 5 प्लस या माइनस ले लें 3 आइटा कर लीजिए। और इसका हमें क्या चाहिए, संयुग्मी, जिसको जेड बार से डिनोटेट करेंगे, तो जेड बार लगाएंगे और ये 5 माइनस 3 आइटा करेंगे और इसके ऊपर फिर बार लगेगा। अब ये जो बार है कहाँ इफेक्ट डालता है, आई पर निर्भर करता है। तो जहाँ भी आई होगा वहाँ क्या रखते हैं, माइनस ये वाली चीज। बात समझ में आए। तो जो ये माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 आइटा। इस तरह इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ये संयुग्मी होता है। और नंबर 2 पर चलते हैं। अगर जेड और उसका संयुग्मी आ जाए तो उसको लिखेंगे जेड का मोड का होल स्क्वायर, ठीक है। जेड आ जाए और जेड का संयुग्मी आ जाए कंजुगेट, तो उसको हम क्या लिखेंगे, जेड के मोड का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर चलते हैं। अगर जेड का गुणात्मक प्रतिलोम हमें निकालना है, इसको ध्यान रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या आ जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम इसका, क्या आ जाएगा जेड बार और बटे में जेड करके उसका मोड उसका 1। ये सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। जेड का गुणात्मक प्रतिलोम, आज समझे। तो ये चीज़ जरूर आपकी समझ में आई होगी, जितनी चीज़ें हमें बताई है। तो नेक्स्ट चलते हैं जो आपके सामने आने वाला है, फॉर्मूला ही होगा। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे जेड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर ले लेते हैं, Z1 और Z2, ठीक है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज हमें ले ली है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लिए हैं। अगर हम Z1 और Z2 का मोड कर दें तो ये मोड दोनों पर इफेक्ट डालेगा, Z1 का अलग हो जाएगा, Z2 का अलग। और मॉडुलस का मतलब उसका मापांक निकालना है, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। अगर Z1 डिवाइड हो रहा है, कर रहा है Z2, अगर Z1 को डिवाइड कर रहा है तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे Z1 अलग मोड में, Z2 अलग मोड में आ जाएगा। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ये दूसरा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला आपके सामने, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए Z1 और Z2 ये कंजुगेट हो, तो ये कंजुगेट दोनों पर इफेक्ट डालेगा, Z1 का अलग हो जाएगा कंजुगेट और Z2 का अलग हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 नंबर पे। 4 में क्या है भाई, अगर ये आ जाए Z1 और प्लस में Z1 प्लस में Z2 आ जाए और इसका कंजुगेट हो जाए, तो ये कंजुगेट Z1 पर भी प्रभाव डालेगा और Z2 पर भी प्रभाव डालने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी अच्छे से, बात समझ गए सभी। और इसके अंदर जितने भी प्रगुण होते हैं, प्रॉपर्टी गुण धर्म होते हैं, वे सब लागू होते हैं, गुण धर्म, बात समझिए। गुण धर्म सब लगते हैं, योग के रूप में भी लगते हैं, योग में भी और गुणा में भी लगते हैं, ठीक है। गुणा में भी लागू होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे पहले हम बात करें संवेग की, संवेग इसमें लगेगा, संवेग नियम जिसको कहते हैं संवेग नियम, ये भी इसमें लागू होता है। दूसरा है इसके अंदर साचर्य नियम, साचर्य नियम, तो ये भी इसमें लागू होता है। साचर्य नियम भी लगेगा इसके अंदर, संवेग नियम भी लगता है। तीसरा इसमें तत्समक वाला है, तत्समक, ये भी नियम इसमें लगता है, तत्समक नियम, बात समझे। और योग का जो इसमें तत्समक नियम है वो भी इसके अंदर लागू होता है, ठीक है। योग का तत्समक नियम, तत्समक नियम योग का है, वही योग कर लेते हैं, योग का। और इसमें योगात्मक तत्समक का अस्तित्व है, ठीक है।
योगात्मक प्रतिलोम भी इसमें चलता है, योगात्मक प्रतिलोम भी इसके अंदर चलता है। इन सब में ये लागू होती है यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आई। ये सब चीज़ लागू होती है इसमें। संरेख नियम भी होता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं, जैसे ये जोड़ दें हम यहाँ पे, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है, Z1 प्लस Z2। दो कॉम्प्लेक्स से हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो मिलेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, सही है। साहचर्य में क्या है, तीन संख्या ले लें, ये इस तरह ले लीजिएगा, कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। Z3 कर लें, Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 कर लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों चीज़ आपस में बराबर जाएगी। तत्समक नियम में क्या होगा, अगर Z1 में हम 0 जोड़ दें और 0 प्लस Z1 कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा कर दें यहाँ पे योगात्मक में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए और एक माइनस वाला ले लीजिए, क्या ये 0 नहीं देगा, और 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये योग में भी लागू होता है नियम और गुणा में भी लागू होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज इसमें 4.1 है, 4.1 देखिए। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या है, प्रत्येक समित संख्या को ए प्लस आई बी के रूप में डालना है। ये वाला सवाल है, के रूप में व्यक्त करो। जैसे पहले सवाल के अंदर 5 आइटा और दूसरे ब्रैकेट में -3/5 आइटा है, तो इसको इसी रूप में डालेंगे के से। देखिए यहाँ पे माइनस सबसे शुरू में ले लेते हैं, 5 की और 3 की गुणा ये कर लेते हैं और बटे 5 भी आ जाएगा यहाँ, और आइटा आइटा गुणा आइटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, -1 होती है। तो ये आ जाएगा आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -3, और इसकी वैल्यू -1 है, तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 को कैसे लिखेंगे, इसमें 3 को लिखेंगे 3 प्लस 0 आइटा, इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ ए है, ये क्या है भाई, यहाँ पे बी है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल जो आपके सामने। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल हमें मिला है आइटा की पावर 9 और प्लस आइटा की पावर 9, ये सवाल हमें मिला है, ठीक है। दूसरे सवाल में ये दिया है आइटा की पावर 9 प्लस आइटा की पावर 90। अब इसमें 4 में ब्रेक करना है, 4 की पावर हम ब्रेक करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, आइटा की पावर कितनी, 4 8 कर लें और आइटा ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आइटा की पावर 9 को इस तरह ब्रेक कर दीजिए। अब इसको क्या लिखें भाई, 4 चौक 16, 4 गुणा 4, सही है, और कितना बना 16, और यहाँ आइटा की पावर 3 बन गई यहाँ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आइटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है 1, अब इसके गुणांक जितने भी हो गया, आइटा की पावर 8 क्या आएगा 1, आइटा की पावर अगर 16 कर ले वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्या बचेगा, ये आया यहाँ पे आइटा और प्लस आइटा की पावर 3। अब आइटा की पावर 3 की वैल्यू भी हमें पता है, क्या होती है आइटा की 3 की वैल्यू, माइनस आइटा, ये यहाँ देखिएगा, ये आइटा और ये माइनस आइटा, 0 आ गया, ठीक है। अब 0 को कैसे लिखेंगे भाई, क्या आ जाएगा, 0 प्लस आइटा 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह इस सवाल को करेंगे